14। आप इस रिलेशन को भी याद रखेंगे, ठीक हो गया जी। बच्चे करें क्वेश्चन मरियम। सर ये जो आपने एसिड ऊपर लिखे हैं इनमें HCl ही स्ट्रांग होगा सबसे ज्यादा। आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा। सर ये जो आपने एसिड लिखे हैं इनमें HCl सबसे ज्यादा स्ट्रांग नहीं होगा? HCl सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड? बच्चे आपकी आवाज नहीं नहीं बेटा, वो नहीं हो सकता। देखिए HI सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड होता है क्योंकि HI इजीली H पॉजिटिव आयन को डोनेट कर सकता है, इजीली H पॉजिटिव आयन को डोनेट कर सकता है। इनका जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है वो ये होता है, सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होती है आयोडीन की, फिर आपके पास आती है ब्रोमीन, फिर क्लोरीन और फिर लास्ट में HF। HF एक वीक एसिड होता है और HI एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है बेटा। अच्छा जी, मारिया बेटे आप म्यूट करें खुद को, आपकी बहुत आवाज आ रही है जी। बेटा आमना। सर इस इक्वेशन से हम ये तो आपने यहाँ पे इक्वेशंस लिखी हैं, इससे हम ये रिलेशन कर सकते हैं कि जो Ka है वो H पॉजिटिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जितनी पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी Ka ज्यादा होगा। एग्जैक्टली, Ka आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एसिड है। एसिड क्या होते हैं? जो H पॉजिटिव आयन डोनेट करते हैं। अगर मैं कहता हूं कोई एक एसिड अच्छा एसिड है, इट मींस वो क्या दे रहा है? H पॉजिटिव आयंस दे रहा है। H पॉजिटिव आयंस देने का मतलब यानी उसका Ka वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक है, और P की वैल्यू कम होगी। यहीं पे रिलेशन यहां पर भी बना सकते हैं हम, यहीं पे आप ऐड अप करते हैं कि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Ka होगा, ठीक है। ये PH और POH के लिहाज से इनवर्सली लिखा है, लेकिन अगर आप इन दोनों को आपस में लिखें तो ये डायरेक्टली ही है। ओके, परेशान हो जाना कि मैंने इनवर्स लिख दी है, वो PH के इनवर्स लिखा है। ओके हो गया बेटा? अच्छा जी, तो यहां तक ओवरऑल हमारा जी। दुआ नहीं बेटा करें क्वेश्चन। सर ये जो भी आपने ऊपर क्वेश्चन करवाया है इसको दोबारा करवा देंगे? ये वाला क्वेश्चन बेटा? यस सर। ये देखिए, पहले आप इस रिलेशन को अंडरस्टैंड करें। मैंने ये बात बोली, अगर मेरे पास कोई एसिड है, कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो उसका जो कॉन्जुगेट बेस होगी वो वीक होगी। इस चीज को अगर समझ आ गया तो फिर ये क्वेश्चन समझ आ जाएगा, ठीक है। और अगर मैं कहता हूं कोई वीक एसिड है तो स्ट्रॉन्ग बेस है, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो कॉन्जुगेट बेस क्या होगी? वीक होगी, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन क्या है वो समझ लें। मैंने आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, A B C और D। बेटा अल्फा ऑप्शन है F-1, बीटा ऑप्शन क्या है? Cl-1, चार्ली ऑप्शन क्या है? Br-1 और डेल्टा ऑप्शन है I-1, ठीक है। मैंने पूछा है वीक कॉन्जुगेट बेस इज, इनमें से कौन वीक कॉन्जुगेट बेस है? यहां देखें, जो वीक कॉन्जुगेट बेस है वो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। वो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अब आप इन सब के एसिड्स बना के इनको चेक कर लें, ये सबसे आसान मेथड होता है। ये सबसे आसान मेथड है कि आप इनके एसिड्स बना लें। वीक कॉन्जुगेट बेस का एसिड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग। सबके एसिड बनाए, HF, HCl, HBr, HI। तो बेटा सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा होता है? HI स्ट्रॉन्गर एसिड होता है, ठीक है। तो HI स्ट्रॉन्गर एसिड है, तो इसका जो बेस होगी कॉन्जुगेट बेस वो क्या होगी? वीक। तो डेल्टा ऑप्शन बनेगा I-1। समझ आ गई बात आपको बेटा? ओके जी। अच्छा, क्वेश्चन जब आप करते हैं तो उतनी देर अपना माइक ऑन रखा करें, ताकि जब मैं आपसे पूछूं कि आपको समझ आ गई है तो मुझे ये चीज कंफर्म कर दें, ताकि फिर हम आगे मूव करें। अच्छा जी, जी अलीना खान बेटा। जी बच्चे क्वेश्चन करें प्लीज। जी अलीना, कोई क्वेश्चन नहीं है? ओके जी, अब हम जी वकार हसन बेटा क्वेश्चन करें। Sir, can you explain the 1p is equal to KSP thing? I came a little late. Again please ask. Can you explain the 1p is equal to KSP, the 1p greater than is equal to KSP, that thing? I came a little late. IP mean ionic product, ठीक है, and KSP mean solubility product, ठीक है बेटा। If both the values are same, it means your reaction in the equilibrium state, okay, or the solution is saturated। Saturated solution के अंदर ionic product और KSP दोनों की वैल्यू सेम होती है, लेकिन अगर ionic product की वैल्यू ज्यादा है, it means उसमें आयंस ज्यादा है।
अगर आयंस ज्यादा है तो वो कौन सा सॉल्यूशन होगा, सुपर सैचुरेटेड, और अगर उसमें आयंस कम है तो वो अनसैचुरेटेड होगा, इट मींस उसमें फर्दर अभी सॉल्यूट जो है वो डिसॉल्व हो सकता है। आई थिंक सो यू आर लेट, तो मैंने ये चीज पहले भी एक्सप्लेन की थी। अच्छा जी, अब बेटे जरा टॉपिक हम स्टार्ट करने लगे हैं, हमारे काफी टाइम यहाँ पर स्पेंड हो गया इन चीजों को अंडरस्टैंड करने में। अब हम बात करते हैं जो हमारा रिएक्शन काइनेटिक्स से रिलेटेड है, जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन को हम स्टडी करेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को, कैलकुलेशन ऑफ रेट एंड कैलकुलेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिस्कस करने जाएंगे। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन में, जो टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन है। तो हमारे पास कुछ रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो स्लो होते हैं, कुछ रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो फास्ट होते हैं, और कुछ जो है वो आपके पास मॉडरेट होते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले रेट क्या चीज होती है, रेट है बेटा change in concentration with respect of time, ये represent करता है rate of chemical reaction। अब change in concentration को आप कुछ जगह पर dx over dt लिखेंगे, change in concentration with the change in time dx over dt, कुछ जगह पर बेटा इसको डेल्टा x ओवर डेल्टा t लिखा होगा, या स्मॉल t भी लिख देते हैं, डेल्टा x ओवर डेल्टा t या जस्ट t भी लिखा होता है, और कुछ जगह पर इसको चेंज इन कंसंट्रेशन डेल्टा c ओवर डेल्टा t या t किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं। तो बेसिकली अगर तो कंसंट्रेशन x है तो dx लिखते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन, या डेल्टा x लिखते हैं, या डेल्टा c भी लिख देते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है, जिस तरह से मर्जी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ रेट को देखें तो रेट में बेसिकली क्या है, कंसंट्रेशन और डिवाइडेड बाय क्या है, टाइम। तो इसके यूनिट्स क्या होंगे, बेटा, इसके यूनिट्स होंगे, कंसंट्रेशन के यूनिट होते हैं मोल पर डीएम क्यूब, और टाइम के यूनिट क्या होते हैं, पर सेकंड। तो इसके यूनिट्स क्या बनेंगे, मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड। ये किसके यूनिट्स होंगे बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन के यूनिट्स होंगे। अब इसमें हमारे पास तीन पॉसिबिलिटीज हैं कि आपका रिएक्शन जो है वो या तो बहुत फास्ट हो सकता है बेटा, या आपका रिएक्शन स्लो हो सकता है, या आपका रिएक्शन बेटा मॉडरेट वैल्यू रख सकता है, ठीक है। तीनों तरह के रिएक्शंस पॉसिबल हैं, इनकी एग्जांपल्स यहाँ पे कोड करते हैं। जैसे कोई रिएक्शन अगर बहुत फास्ट है तो उसकी एग्जांपल में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आ जाता है। कौन से रिएक्शन, जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होते हैं, या बेटा कोई प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो सकता है। क्या हो सकता है आपके पास, कोई प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो सकता है, जैसा कि कौन सा, सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड है। तो इसमें मैं ये भी मेंशन कर सकता हूं प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, या आयनिक रिएक्शंस होते हैं, वो नॉर्मली फास्ट होते हैं, ठीक है। और इसकी जो कॉमन एग्जांपल है उसको मेंशन कर देता हूं। कॉमन एग्जांपल में आपके पास आ जाएगा सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, ये रिएक्शन करेगा बेटा NaCl के साथ, तो क्या बनाएगा AgCl, और साथ में सोडियम नाइट्रेट। तो ये रिएक्शन काफी फास्ट होता है। दूसरी जो टाइप है वो ये कह लिया आप कि कोई मॉडरेट रिएक्शन हो सकता है, कोई क्या हो सकता है, मॉडरेट रिएक्शन हो सकता है, और इसकी बहुत ही कॉमन एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन आप मेंशन कर सकते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन जो होती है। थर्ड वन है कि आपके सॉरी मॉडरेट की बात कर रहे हैं, तो इसमें आ जाएगा जो मॉडरेट रिएक्शन हो गया लाइक हाइड्रोक्सिल ऑफ एन एस्टर, ठीक है। फॉर एग्जांपल CH3 COO C2H5 है, इसका वाटर से रिएक्शन करवाएं तो इससे आपके पास CH3 COOH और C2H5OH बनेगा। ये रिएक्शन मॉडरेट रिएक्शन के अंदर कंसीडर होगा। थर्ड वन है जो आपके पास स्लो रिएक्शन है, ठीक है। और उन स्लो रिएक्शंस के अंदर क्या आ जाता है, एग्जांपल कौन सी है, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो बेसिकली यहां पर जस्ट इतना बताना था कि हमारे पास टाइप ऑफ रिएक्शन जो है वो 3 है, फास्ट भी हो सकता है, मॉडरेट भी हो सकता है, और आपके पास स्लो रेट ऑफ रिएक्शन भी हो सकता है, ठीक है। और रेट बेसिकली क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम है, और मैंने आपको बेटा यहाँ पर इसके यूनिट्स के बारे में भी आइडिया दिया।
अब सपोज कर लें मेरे पास एक क्वेश्चन है, हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए जी बेटा, मैं कहता हूं चेंज इन concentration is equal to 1.6 10 raised power minus 3। चेंज इन कंसंट्रेशन क्या है? 1.6 10 raised power minus 3 मोल पर dm3। ये उसकी यूनिट्स भी दे दी आपको, ओके। और कहता है चेंज इन टाइम जो है, चेंज इन टाइम जो डेल्टा टी है वो कितना है बेटा? फॉर एग्जांपल 10 सेकंड है। कितने सेकंड है? 10 सेकंड है। तो आप इसका रेट कैलकुलेट करेंगे बेटा, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा? ऊपर रखेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन, यानी कि 1.6 10 रेज़ पर -3 मोल पर dm3, और नीचे आ जाएगा बेटा टाइम जो कि 10 सेकंड है। तो सॉल्व करेंगे 1.6 10 रेज़ पर -4 मोल पर dm3 पर सेकंड, ये इसका रेट आ जाएगा। तो इस तरह से आपसे कोई भी क्वेश्चन को पूछ सकता है, आपको कंसंट्रेशन की वैल्यू दे दे और आपसे रेट के बारे में पूछ सकता है, तो साथ में इसके यूनिट्स को भी आप अंडरस्टैंड करेंगे। अच्छा, अब इसमें एक और बात हम सीखते हैं। हमारे पास कोई रिएक्शन है, फॉर एग्जांपल ए है, और बेटा ये प्रोडक्ट पी के अंदर जा रहा है। ये प्रोडक्ट किसके अंदर जा रहा है जी? पी के अंदर जा रहा है। ए है, इससे कोई प्रोडक्ट जो है वो पी बन रहा है, ठीक है, या आप बी कह सकते हैं, वट जो भी है। अब अगर आप इसमें चेंज इन कंसंट्रेशन देखें विद रिस्पेक्ट ऑफ ए, यानी ए की कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, वो मैं लिखता हूं माइनस के साथ। किसका लिखता हूं? माइनस के साथ। लेकिन जब मैं चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ पी देखता हूं विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो मैं लिखता हूं प्लस के साथ। इसकी क्या रीजन है, इसको देख लें बेटा। क्योंकि अगर आप देखें ए क्या है, यहां पर रिएक्टेंट है, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है, तो माइनस का साइन इंडिकेट किया जाता है, ठीक है। ये माइनस का साइन इसके रेट को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ये बात मेरी गौर से सुननी है। ये माइनस का साइन इसके रेट को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ये माइनस का साइन जस्ट इंडिकेट कर रहा है कि रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम कम होती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज होती है। यहाँ पर जस्ट कंसंट्रेशन के साथ जो साइन है वो इंडिकेशन है किसके, कि कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है या कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। इसका कंसर्न रेट के साथ नहीं है। रेट क्या होता है? तो एमसीक्यू है, देखिएगा एमसीक्यू है, आप मुझे आंसर बताइएगा। रेट ऑफ रिएक्शन, rate of reaction always dash with the passage of time, with the passage of time, rate of reaction always dash with the passage of time। A ऑप्शन है इंक्रीज, बी ऑप्शन है डिक्रीज, सी ऑप्शन है सेम, और डी ऑप्शन है बेटा नन। तो आप इसमें प्लीज आंसर कीजिएगा जी। ओके जी, सवाल क्या? हाँ जी बेटा बाकी बोले डिक्रीज जी। सवाल नहीं सर, डिक्रीज होता है क्योंकि टाइम Okay. के बढ़ने से। कोई और जो सर बीटा के बीटा अलावा ऑप्शन करेक्ट है। बीटा के अलावा कोई और ऑप्शन हो सकती है? नो सर, बीटा। सर डेल्टा। डेल्टा। और जी डिक्रीज बीटा। ओके ओके जी, जो हमारे पास इसकी करेक्ट ऑप्शन है वो है आपके पास बीटा। रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा डिक्रीज होगा विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता से डिक्रीज होगा, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज डिक्रीज विद द पैसेज ऑफ टाइम। पहले इंक्रीज होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता से वो कम होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ऑलवेज डिक्रीज विद द पैसेज ऑफ टाइम, आप ये पॉइंट याद रखिए। अब हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन की
और भी कुछ टाइप्स हैं, उनमें दो टाइप्स को हम पहले डिस्कस करेंगे। एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट, इंस्टेंटेनियस रेट, और दूसरा आपके पास होता है एवरेज रेट। इंस्टेंटेनियस रेट और बेटा एवरेज रेट, तो आपको इसके नाम के अंदर ही चीज छुपी नजर आ रही है। इंस्टेंटेनियस रेट क्या होगा? ये वो रेट होगा, यानी वो चेंज इन कंसंट्रेशन होगा विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, जो एक खास इंस्टेंट पे होगा, एक खास टाइम इंटरवल के अंदर होगा। ठीक है, तो एक अगर कोई स्पेसिफिक इंटरवल है या कोई स्पेसिफिक टाइम है, एक स्पेसिफिक इंस्टेंट पे हो रहा है, तो उसको आप बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं चेंज इन कंसंट्रेशन आप देखें कहां पर 10 सेकंड में, तो ये उसका इंस्टेंटेनियस रेट होगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आप कहां देख सकते हैं? 10 सेकंड वाले इंटरवल पे देख सकते हैं, इससे ना आगे देख सकते हैं ना पीछे देख सकते हैं। एवरेज रेट क्या होता है? बिटवीन द टू इंटरवल्स, ये आपके पास क्या होगा? बिटवीन द टू इंटरवल्स, ये आपके पास बेटा दो इंटरवल्स में होता है, ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस रेट और एवरेज रेट। अब इसमें एक छोटा सा बॉक्स आपके साथ शेयर कर रहा हूं, आपने वो मेमोराइज करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप रिएक्शन आपका स्टार्ट में है, रिएक्शन आपका स्टार्ट में है तो क्या होगा? रिएक्शन आपका एंड में है तो क्या होगा? अगर आपका रिएक्शन स्टार्ट में है तो इंस्टेंटेनियस रेट ज्यादा होगा एवरेज रेट। मैंने लिखा INST, इंस्टेंटेनियस रेट इज ग्रेटर देन एवरेज रेट। और अगर एंड में देखें तो इंस्टेंटेनियस रेट कम होगा, एवरेज रेट ज्यादा होगा। और अगर डेल्टा t इज इक्वल टू 0 हो जाए, टाइम क्या हो जाए? 0, टाइम क्या हो जाए? 0, टाइम अप्रोचेस टू 0, देन इंस्टेंटेनियस रेट बिकम्स इक्वल टू एवरेज रेट। तो ये तीन पॉइंट आप याद रखेंगे, इन तीनों में ये बेसिकली तीन एमसीक्यूज हैं जो आपसे वो पूछ सकता है। ठीक है, स्टार्ट में इंस्टेंटेनियस रेट ज्यादा होगा, एंड पे एवरेज रेट ज्यादा होगा, और जब टाइम अप्रोच करते हैं 0 को तो इंस्टेंटेनियस और एवरेज रेट दोनों ही इक्वल होंगे। यहां तक किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो बताइएगा, अदरवाइज हम नेक्स्ट मूव करते हैं। जी ओके बच्चे, नेक्स्ट देखिएगा। जी नूर बेटा क्वेश्चन करें। सर ये रिएक्शन आपने जो बताया माइनस साइन और प्लस साइन, तो आप कह रहे हैं रिएक्शन से प्रोडक्ट में जा रहा है तो इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, इसलिए माइनस साइन है, तो प्रोडक्ट भी तो वापस जा रहा है, तो उसकी नहीं माइनस सर माइनस साइन नहीं आएगा? नहीं, प्रोडक्ट तो फॉर्म हो रहा था ना, प्रोडक्ट बन रहा होता है तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज होती है। ठीक है, तो इसलिए पॉजिटिव साइन के साथ रहा है। ओके सर। जी रिमशा आप करें क्वेश्चन बेटा। सर ये माइनस का और प्लस का पूछे थे कि माइनस किसको शो कर रहा है सर, प्लस में ये देखें विद द पैसिव टाइम रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? कंज्यूम हो जाते हैं ना, तो उनका साइन नेगेटिव के साथ, यानी उनकी कंसंट्रेशन कम होगी, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होती है? विद द पैसिव टाइम इंक्रीज कर रही है। ठीक है, Okay. ये बात बताइए है, तो कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो पॉजिटिव साइन, कंसंट्रेशन कम हो रही है तो नेगेटिव साइन। ओके जी सर। ओके, सर। थैंक यू। जी मरियम बेटा करें क्वेश्चन। सर एवरेज रेट का दोबारा बता देंगे? किसका? एवरेज रेट, एवरेज रेट। एवरेज रेट हमेशा एवरेज मार्क्स कैसे निकालते हैं? ठीक है, वो किसी एक का नहीं होता, बल्कि वो कंबाइन जो आपके पास होते हैं, डिफरेंट होते हैं, उनका आप एवरेज निकालते हैं। ठीक है, यहां पर भी जो दो इंटरवल्स होंगे उनके दरमियान जो रेट होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं आप रेट कैलकुलेट करें बिटवीन 10 सेकंड टू 100 सेकंड, तो इट मींस इसमें डिफरेंट जगह पर डिफरेंट रेट होगा, उसका जो कंबाइंड इफेक्ट होगा वो एवरेज रेट होगा। वो कोई दो इंटरवल्स हो सकते हैं, ठीक है, और वो वेरी करते हैं। ओके ठीक है सर। जी वकार और बाकी स्टूडेंट्स जिन्होंने एडरेस किया क्वेश्चन करें। Can you can you explain reteaching the thing that's on top of rate of reaction?
बेटा दोबारा बोलें वकार, नॉइज बहुत ज़्यादा है बेटा। Can you explain the on top of rate of reaction you have this equation? Can you explain that again? I didn't quite get it. कौन सा आप एक्सप्लेनेशन किसकी पूछ रहे हैं बेटा? On top of, do you know where you have written rate of reaction on the board? On top of that, I don't know what it's called. I didn't hear. मुझे बेटा समझ नहीं आ रही कि आप क्या क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, कहाँ On पर the लिखा हुआ है? on the whiteboard where you've written rate of reaction always with passage of time on top of that you wrote an equation where it says I can't really read it. बेटा मुझे आपकी समझ नहीं आ रही कि क्वेश्चन आप बेसिकली क्या करना चाह रहे हैं, कि कौन सा रिएक्शन लिखना है, किसकी बात कर रहे हैं आप? Behind, it's written on the whiteboard. जी अफान आप क्वेश्चन करें बेटा। सर ये एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पे आपने इंस्टेंटेनियस को एवरेज के इक्वल किया हुआ है, ये लास्ट हाँ, पॉइंट जो तीसरा। अच्छा जी ये देखिए, मैंने बात बोली थी कि स्टार्ट में जब रिएक्शन हुआ वो कोई एक इंटरवल होगा, ठीक है, उस पे जो रेट होगा वो डेफिनेटली इंस्टेंटेनियस रेट होगा, ठीक है, उसकी वैल्यू ज्यादा होगी एज कंपेयर ऑफ एवरेज। लेकिन अगर आप एंड पे देखें तो एंड पे एवरेज रेट ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक है, और जब टाइम ही जीरो हो गया इट मींस कोई इंटरवल ही नहीं है, तो एवरेज और इंस्टेंट दोनों ही क्या हो जाएंगे, इक्वल। फॉर एग्जांपल टाइम जीरो है, इट मींस 10 सेकंड में कर रहे हो, तो जो 10 सेकंड में इंस्टेंट होगा वही उसका एवरेज रेट होगा, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स मैंने यहाँ पर ये बोले थे। जी ताहा बेटा करें क्वेश्चन। आ गई सर समझ। ओके इब्राहिम बेटा आप क्वेश्चन। सर जब भी एमसीक्यू में रेट ऑफ रिएक्शन की बात होगी तो वो एवरेज रेट कंसीडर करेंगे या इंस्टेंटेनियस? जब भी हम किसकी बात करेंगे ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन? हाँ जी सर, जब भी एमसीक्यू में रेट ऑफ रिएक्शन का पूछेगा वो, तो हम उसको क्या कंसीडर करेंगे? वो एवरेज रेट कंसीडर होगा, क्योंकि टाइम नहीं मैंने बताया होगा। अगर तो वो टाइम आपको बताता है, जैसे अभी मैंने एमसीक्यू जनरेट किया था एट 10 सेकंड, तो वो उसका एक इंस्टेंटेनियस रेट था, ठीक है। अगर टाइम नहीं बताया, जनरल बात कर रहा है रेट ऑफ रिएक्शन, तो वो हमेशा एवरेज ही होता है। ओके जी अच्छा बेटा अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट, इसी के साथ अगर आप एक और रेट देखें, फॉर एग्जांपल जिसमें कोई भी रिएक्टेंट्स मौजूद हैं, ए है बी है व्हाटएवर जो भी है, तो मैं कहता हूं अगर आपके पास ए है और बी है फॉर एग्जांपल, और ये फर्दर आगे आपके पास किसी प्रोडक्ट सी और डी में जा रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो इनका अगर मैं रिएक्टेंट्स के लिहाज से देखूं, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, तो अगर इसका रेट लिखता हूं मैं के इंटू ए इंटू बी फॉर एग्जांपल, ये इसका रेट है, ठीक है, और मैं ये कहूं कि इसमें कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी both are unity, both are unity, अगर इन दोनों की वैल्यूज 1 की इक्वल है, ठीक है बेटा, दोनों की वैल्यूज क्या है 1 की इक्वल है, तो रेट किसके इक्वल आएगा, रेट इज इक्वल टू k इंटू 1, तो रेट इज इक्वल टू बेटा k हो जाएगा। ये k बेसिकली क्या है, ये रेट कांस्टेंट होता है, ये क्या होता है, रेट कांस्टेंट होता है। तो इस रेट को आप वेलोसिटी कांस्टेंट भी कहते हैं या स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट का भी नाम कहते हैं। व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ A and B, or you can say that the concentration of reactants are unity, then the rate of reaction is known as specific rate constant, or it is also known as वेलोसिटी कांस्टेंट। इनको आप वेलोसिटी कांस्टेंट भी बोलते हैं और आप इसको स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट भी बोलते हैं। जी आयशा बेटे क्वेश्चन करें। सर आपने जो अभी एमसीक्यू करवाया है ना, इसके ऊपर एक आपने इक्वेशन लिखी हुई है, तो अभी जो बच्चा आपसे सवाल पूछ रहा था वकार, वो ये पूछ रहा था कि ये इक्वेशन किस चीज के बारे में, एमसीक्यू के ऊपर? नहीं एमसीक्यू है ना जो अभी हमने किया, इसके ऊपर ही आपने लिखा हुआ है। ओके जी अच्छा ये क्वेश्चन कर रहा था। ओके तो बेटा ये देखें, ये मैंने लिखा हुआ है डी ए
और ये लिखा हुआ है डीपी। फॉर एग्जांपल ए कोई रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट पी में जा रहा है, ठीक है, प्रोडक्ट पी में जा रहा है। मैंने इसमें ये बताया हुआ है, ये नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ ए विद द पैसेज ऑफ टाइम कम हो रही है, क्योंकि देखें रिएक्टेंट्स कंज्यूम होंगे और प्रोडक्ट बनेगा, तो ए क्या हो रहा है कम और प्रोडक्ट क्या कर रहा है इंक्रीज, तो इसलिए नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है जस्ट फॉर द डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ ए and positive sign indicates the concentration of P with respect of time increases with the passage of time. Okay, तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि इसका रेट जो है नेगेटिव है, इसका रेट जो है पॉजिटिव है। ये रेट को इंडिकेट नहीं कर रहे, ये किसको इंडिकेट कर रहे हैं, उनकी जस्ट कंसंट्रेशन को। और नॉर्मली जब हम रेट लिखते हैं तो हम नेगेटिव और पॉजिटिव का साइन इंडिकेट नहीं करते, ठीक है, ये भी बात आपने याद रखनी है। अच्छा जी, जैसे यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया। अच्छा, अब ये समझ आ गई स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट। अच्छा देखें MCQ देखें, when the concentration of reactants are unity, then the units of rate constant, then the units of rate constant is equal to किसके इक्वल हो जाएंगे जी, मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड। तो ये इंपॉर्टेंट एक नोट आप याद रख लें बेटा, क्योंकि रेट किसके इक्वल होगा, के और रेट के यूनिट क्या होते हैं, मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड। तो रेट कांस्टेंट के भी यूनिट यही होंगे जो रेट के यूनिट होंगे, ठीक है। और ये कब होगा, जब आपके पास जो इसमें कंसंट्रेशन है वो हम क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। इसी तरह से जरा कुछ और क्वेश्चंस भी देखें। मैं यहां पर लिखता हूं जी रेट जो मुझे गिवन है, फॉर एग्जांपल वह जी के ए बी की पावर 2। फॉर एग्जांपल ये रेट है आपके पास जी। बच्चे वकार आपका क्वेश्चन हुआ नहीं, ओके। अब ये रेट एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, अगर आप यहां पर मैं कहता हूं ए की कंसंट्रेशन को वेरी करते हैं या बी की कंसंट्रेशन को वेरी करते हैं, तो बताएं रेट के अंदर क्या चेंज आएगा, रेट के अंदर क्या चेंज आएगा। तो हम इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं ए की कंसंट्रेशन है और बी की कंसंट्रेशन, अगर मैं ए की कंसंट्रेशन को सेम रहने देता हूं और बी की कंसंट्रेशन को डबल कर देता हूं, तो बताएं रेट क्या होगा। बेटा आप सिंपली यहां पर बी की जगह पर 2b पुट करेंगे तो वो 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। कितने टाइम्स, 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं यहां पर और वेरिएशंस करूं, लाइक मैं b को सेम रख रहा हूं जबकि कंसंट्रेशन ऑफ a डबल करूंगा तो वो भी डबल होगा। इसी तरह से इस तरह की बहुत सी क्वेश्चंस आपको दे सकता है कि इफ अगर आप कंसंट्रेशन ऑफ a डबल कर दें आप, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ ए क्या कर दें डबल, कंसंट्रेशन ऑफ बी ये भी क्या कर दें डबल, तो बताएं जी रेट क्या होगा। तो रेट जो है वो 8 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। रेट क्या हो जाएगा, 8 टाइम इंक्रीज, क्योंकि बेटा ए की जगह पर 2a और बी की जगह पर 2b पुट करेंगे, ये 4b और 2a मल्टीप्लाई करके तो 8 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। जी बेटा फहद क्वेश्चन करें। सर ये आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं? अभी जस्ट मैंने रेट लिखा है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिहाज से बात नहीं कर रहा, मैं जस्ट रेट के लिहाज से बात कर रहा हूं जी, ठीक है। रेट एक्सप्रेशन मेरे पास लिखा हुआ है, मैं इसमें ए और बी की कंसंट्रेशन को चेंज करता हूं, तो बताएं इसका रेट कितने टाइम्स इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की भी बात नहीं कर रहा, वेरी नेक्स्ट हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को ही डिस्कस करने जा रहे हैं। जी आयशा जुबैर बेटा। Sir, in the MCQ you wrote when the concentration reactants are unity, that means that the concentration is 1, right?
Yes, okay. So like won't the unit be like Units of rate constant. मैंने rate constant की यूनिट पूछी है. Rate constant क्या चीज है? K. इसकी यूनिट्स क्या mole होंगी? to the जी बोले बेटा. हाँ जी बोले. खुद को अनम्यूट करें. mic? जी बोले बोले. बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही. Sir, can you repeat what he said? My connection. जी अगेन बोले. अब आपकी आवाज आ रही है. आप क्वेश्चन करें. Can you hear me? सर वो कह रही है रिपीट कर दें, उनका नेट का मसला था. अच्छा नेट का प्रॉब्लम था. बेटा मैंने यहाँ पर ये बात की है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स आर यूनिटी देन द यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट. बेटा रेट कांस्टेंट k है तो k किसके इक्वल आया? रेट के ना. तो रेट की यूनिट्स हमने स्टार्ट ऑफ द लेक्चर क्या पढ़े थे? मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड. तो वही यूनिट इसके होंगे जो रेट कांस्टेंट के होंगे. ठीक है, बस मैंने यहाँ पर इतना सा बोला. अच्छा जी, अब नेक्स्ट हम चलते हैं थोड़ा सा. यहाँ पर ये एमसीक्यू क्लियर होगी. इस तरह से बहुत सी एमसीक्यूज बना सकते हैं. तो जो आपका पेपर है बोले बोले जी. ये इंटरनेट कनेक्शन है बेटा मेरा ख्याल. आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही. आयशा जुबैर. It's okay, never mind. I'll message you on the website. I think there's a person, right? I'll message you there then. अगेन प्लीज अगेन. आपके ना आवाज बहुत ब्रेक हो जाती है. जी करें बेटा, क्वेश्चन करें. Sir, I was saying that won't the units then change to a mole to the power of -1 decimeter cube and second to the power of -1? Because Okay. like the equation is the same, it's just the concentration is 1. देखिए बेटा यहाँ पर देखिए. अगर तो ये मेरे पास एक्सप्रेशन यहाँ पर दिया हुआ है. फॉर एग्जांपल ये है a और b है. मैंने यहाँ पर a और b की कंसंट्रेशन को क्या पुट किया? यूनिट. जब 1 पुट करूंगा तो यहाँ पर 1 1 आ गया. तो ओवरऑल ये किसकी इक्वल आया? k की. किसकी इक्वल आया? k की. तो k की यूनिट्स क्या होंगे? वही यूनिट होंगे जो रेट के यूनिट होंगे. और रेट की यूनिट क्या थे? मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड. बस इतनी सी बात बोली है. ये समझ आ गई बात अब आपको? Yes, sir. ओके थैंक यू जी. आयशा मुझे करें क्वेश्चन. सर ये आपने ये 8 टाइम्स कैसे हो गया इंक्रीज रेट? मतलब मैंने क्या लिखा? ये बोले आप पढ़े शाबाश. a को मैंने क्या लिखा? क्या करना है? डबल. और b को भी क्या करना है? डबल. ओके यहाँ पुट करें 2a 2a और यहाँ पुट करें 2b की पावर 2. 2 का 2 कितना होता है? 8. हाँ 2 की पावर 2 की पावर 2 बेटा 4. अच्छा 2 की पावर 2. ठीक है ये देखिए 2a into 2b की पावर 2. तो ये कितना आ जाएगा? 2a into 4b. ये कितना आ जाएगा? 8. 8ab यानी कि 8 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है ठीक है सर, थैंक यू. ओके अच्छा जी, यहां से हम थोड़ा सा आगे मूव करेंगे. तो नेक्स्ट हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आता है. नेक्स्ट क्या आता है आपके पास? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में सिंपली मैं यहाँ पर कुछ इक्वेशंस राइट अप करूंगा और उसको आपने मेमोराइज करना है. बेसिकली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन से कैलकुलेट नहीं कर सकते. तो इट मींस कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए फिर आपको मेमोराइज करना पड़ेगा कि ये इक्वेशन है तो इसका ऑर्डर ये होगा. ठीक है, तो कुछ इक्वेशंस यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूं, आप उनको मेमोराइज कर लेंगे जो एमटी कैट पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्टली पूछी गई है, कॉमन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है. उनमें हम स्टार्ट करते हैं. N2O5 ये डिकम्पोज हो रहा है आपके पास और N2O4 प्लस ऑक्सीजन में जा रहा है. यहाँ पर 2 है. दूसरी है जी कार्बन डाई वाटर है. फोटोसिंथेसिस हो रही है, सनलाइट यूज हो रही है
और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये आपके पास ग्लूकोज और ऑक्सीजन में जा रहा है। थर्ड देखिए जी, एसिटिक एसिड है या एस्टर ले लिया, इसका रिएक्शन मैं वाटर से करवा रहा हूं और इससे आपके पास एसिटिक एसिड और बेटा एथेनॉल बन रहा है। नेक्स्ट रिएक्शन है नाइट्रिक ऑक्साइड और ओजोन मिलकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बना रहे हैं। इसी तरह से नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन मिलकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। CHCl3 क्लोरीन से मिलकर CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड बना रहा है। और इसी तरह से डिप्लीशन ऑफ ओजोन जो है, लाइक O3 जो है वो आपके पास O2 में जा रहा है। ये आपके पास मैंने कुछ रिएक्शंस लिखे हैं, इनको आप याद रखेंगे, इनके बारे में देखिएगा हम क्या बात करते हैं। ये कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं जो डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमारे पास जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, पहली बात ये क्या होता है और इनकी कौन कौन सी एग्जांपल्स यहां पर मौजूद हैं। पहले हम लिखते हैं जी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को आप कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम एक्सपेरिमेंट। कहां से कैलकुलेट करते हैं? एक्सपेरिमेंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये इक्वेशन देखकर मैं नहीं बता सकता कि इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकलेगा एक्सपेरिमेंट से। हम एक्सपेरिमेंट में निकालेंगे रेट लॉ एक्सप्रेशन। वो जो रेट लॉ एक्सप्रेशन होगा, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं कि A into B, तो बेटा कहता है जो रेट लॉ एक्सप्रेशन होगा उसमें जो कंसंट्रेशंस की पावर होगी, जैसे A और B के ऊपर कुछ नहीं लिखा तो पावर कितनी है? 1 1। इन पावर्स का जो सम होगा, जैसे 1 + 1 = 2, ये रिप्रेजेंट करेगा इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? इसके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को। देखें बेटा, मैं लिखता हूं A, इसकी कंसंट्रेशन 1 है और B की कंसंट्रेशन 2 है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास कोई रेट लॉ एक्सप्रेशन है, मैंने सपोज कर लिया, तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? डेफिनेटली 1 + 2 = क्या होगा? 3। ठीक है, अगर तो ये रेट लॉ एक्सप्रेशन उसने खुद दिया होगा। ऐसे ही अगर तो ये आपके पास A की वैल्यू है 2 और B की वैल्यू है 1, तो इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होगा? 2 + 1, तो बेसिकली कितना होगा? 3 होगा। ठीक है बेटा, तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करने का बाय बैलेंस फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन कोई मेथड नहीं, हम यूज करते हैं एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट से जो रेट लॉ एक्सप्रेशन आता है उसमें जो एक्सपोनेंट्स होते हैं, जो पावर्स होती हैं, उनका सम उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है। ये बात क्लियर होगी? अच्छा, अब क्या इनको देखकर मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूं कि इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? नो, ऐसा प्रेडिक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम फिर क्या करते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए कुछ इक्वेशंस को आप थोड़ा सा मेमोराइज कर लेंगे। तो हमारे पास नॉर्मली डिफरेंट टाइप्स के ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस होते हैं। उनमें आपके पास बेटा जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, उसमें आपके पास फर्स्ट ऑर्डर है, उसी में आपके पास सेकंड ऑर्डर है, आपके पास थर्ड ऑर्डर है, आपके पास सूडो फर्स्ट ऑर्डर है, आपके पास नेगेटिव ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, आपके पास फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब ये क्या होते हैं जी? जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होगा? जीरो ऑर्डर रिएक्शन वो है, ऐसा रिएक्शन है जिसमें जो रेट है वो उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। बेटा इसकी जो कॉमन एग्जांपल है,
वो है आपके पास जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं। क्या होते हैं बेटा? जो आपके पास फोटोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, क्योंकि इनके लिए जरूरी होता है किस चीज का? सनलाइट का होना। अगर सनलाइट नहीं है तो ये रिएक्शन कभी भी प्रोसीड नहीं होता। तो जितने भी फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस हैं या फोटोकेमिकल रिएक्शंस हैं जिनमें सनलाइट मौजूद होती है, सनलाइट रिक्वायर होती है, सनलाइट के बगैर नहीं हो सकते, ऐसे केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के अंदर कंसीडर होते हैं। इसके अंदर जीरो ऑर्डर। इट मींस अगर आप यहां पर देखें तो ये वाला जो है कार्बन डाई वाटर, ये आपके पास ग्लूकोज और ऑक्सीजन बना रहे हैं, ये फोटोसिंथेसिस है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होता है, तो ये आपके पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा। मैं इनके साथ ए बी सी लिख देता हूं ताकि हम बाद में इसको फाइंड आउट कर सकें कि कौन सा रिएक्शन जो है वो कौन सा है। ये चार्ली है, डी ई एफ और जी। तो जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है वो कौन सा होगा? वो होगा बेटा बीटा। इसी में मेमोरी आपने याद रखना है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कौन सा होगा? वो आपके पास है बेटा अल्फा। अल्फा जो है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अगर आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन में देखें तो यहां पर तो क्या लगा हुआ है 2, तो बच्चे क्या कहते हैं? ये सेकंड ऑर्डर होगा, लेकिन ये सेकंड ऑर्डर नहीं है क्योंकि एक्सपेरिमेंट के थ्रू आता है। और यहाँ पर जो फर्स्ट ऑर्डर है वो कौन सा होगा? अल्फा। अल्फा इज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसमें एक और चीज आपको बता दूं, जो रेट ऑफ रिएक्शन है इसके लिए हम रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखते हैं। ये हमें पता लगता है इसके मैकेनिज्म से, जो कि कहां से अप्रूव्ड होता है? एक्सपेरिमेंट से अप्रूव्ड होता है। और मैकेनिज्म के अंदर हमारे पास दो तरह के रिएक्शन होते हैं, एक स्लो रिएक्शन होता है और एक फास्ट रिएक्शन होता है। जो स्लो रिएक्शन होता है उसको आप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं। यानी स्लो रिएक्शन से ही आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इसका रेट क्या होगा, और वही रेट यहां लिखते हैं। तो वो फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, जीरो, फ्रैक्शनल, नेगेटिव, व्हाटएवर जो भी है वो इजीली वहां से कैलकुलेट हो जाता है। जी मारिया, क्या क्वेश्चन है बेटा आपका? सर आप इसे फर्स्ट ऑर्डर स्टडी से कहेंगे कि इसका रेट डिटरमिन स्टेप स्लो है। क्या बात बोली आपने? सर आपने अभी बताया कि हम इसे फर्स्ट ऑर्डर इसलिए कहेंगे क्योंकि इसका रेट डिटरमिनिंग स्टेप स्लो है। नहीं, इसलिए नहीं कहेंगे। अगर आप इसका मैकेनिज्म देखेंगे तो उसमें दो स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे। उनमें जो स्लो स्टेप होगा वो रेट डिटरमाइनिंग होगा, उसमें एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करता है। उसमें एक, अगर आप अपनी बुक में देखें तो ये रिएक्शन लिखा हुआ है, इसको सेपरेट करके उसमें दो रिएक्शन लिखे हैं, एक स्लो है एक फास्ट है। जो रिएक्शन स्लो होता है वो रेट डिटरमाइन करता है, उसमें जितने मॉलिक्यूल्स होंगे उनको सम करेंगे वो उसका ऑर्डर होगा। अगर 1 है तो 1 होगा, 2 है तो 2 को सम करके 2 हो जाएगा, 3 है तो थर्ड ऑर्डर होगा। ठीक है? और वो कहां से पता लगेगा? वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से पता लगेगा। ठीक है? तो इसलिए ये फर्स्ट ऑर्डर होगा अल्फा। अच्छा जी, सेकंड ऑर्डर कौन सा होगा? जिसमें कितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करेंगे? ओवरऑल 2 होंगे। और मैंने बात क्या बोली आपको कि जो भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो कहां से पता लगेगा आपको? उसकी एक्सपेरिमेंट से। तो आपको कुछ चीजें याद करना पड़ेंगी। ये आपके पास सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, डेल्टा। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन कौन सा होगा? ई आपके पास थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। सूडो फर्स्ट ऑर्डर, सूडो फर्स्ट ऑर्डर ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनमें 2 रिएक्टेंट्स मौजूद हो और एक जो है वो आपके पास एक्सेस में मौजूद हो। जैसा कि यहाँ पर हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर है, अगर यहाँ पर वाटर एक्सेस में मौजूद हो तो कंसंट्रेशन ओनली डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर। सो ये आपके पास फर्स्ट ऑर्डर, और ऐसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस को जिसमें एक रिएक्टेंट्स एक्सेस में यूज हो उसे बोलते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर। उसे क्या बोलते हैं? सूडो फर्स्ट ऑर्डर। नेक्स्ट, नेगेटिव ऑर्डर भी होता है। सर ये आपने थर्ड ऑर्डर के साथ ई लिखा है या सी लिखा है? ई बेटा, ये थर्ड ऑर्डर। ठीक है सर, थैंक यू सर। और सूडो फर्स्ट ऑर्डर है चार्ली। नेगेटिव ऑर्डर कौन सा होता है? ओजोन डिप्लीशन नेगेटिव ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है, तो ये जी होगा। फ्रैक्शनल ऑर्डर कौन सा होता है? ये जो टेट्रा क्लोरोमीथेन बनता है, यानी कि एफ।
ये फ्रैक्शनल ऑर्डर होगा। ये कुछ वैल्यूज आप इसमें याद रखेंगे। कहा बच्चे क्वेश्चन है आपका? ओके जी, यहां तक किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन, कोई बात नहीं समझ आएगी तो मेरे से पूछ ले। वेरी नेक्स्ट इंशाल्लाह कल हम यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। जी किसी बच्चे का यहां तक क्वेश्चन है तो मुझसे कीजिएगा। जी बेटा मैंने आपको अनम्यूट किया, करें जी क्वेश्चन। साथ बेटा करें क्वेश्चन। नेगेटिव ऑर्डर कैसे नेगेटिव ऑर्डर कैसे पॉसिबल हो सकते हैं? नेगेटिव भी होता है और भी बहुत ऑर्डर होते हैं, लेकिन हमारे एफएससी के अंदर जस्ट ये इंक्लूडेड है तो इसलिए लिखा है। ओजोन डिप्लीशन जो है वो नेगेटिव ऑर्डर होता है। फेडरल की बुक में नेगेटिव ऑर्डर वाला भी लिखा हुआ है। सर ये अच्छा। सूडो फर्स्ट ऑर्डर का क्या मतलब होता है सर, एक्सप्लेन कर। सूडो फर्स्ट ऑर्डर, इसमें दो रिएक्टेंट्स होंगे। अगर एक रिएक्टेंट एक्सेस में मौजूद हो तो वो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे देखो एक एमसीक्यू बनती है ऐसे, मेरे पास रेट लिखा हुआ के ए बी, कहता है when A is in excess then the order of reaction is, क्या होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? फर्स्ट ऑर्डर या सूडो फर्स्ट ऑर्डर? सूडो फर्स्ट ऑर्डर। समझ आ गई बात? ये कंसेप्ट आपने यहाँ पे याद रखना। ठीक हो गया? अच्छा जी। जी बेटा नवेरा क्वेश्चन करेंगे। सर ये नेगेटिव ऑर्डर और फ्रैक्शनल ऑर्डर एक्सप्लेन कर दें कि ये कौन से ऑर्डर होते हैं? बेटा नेगेटिव ऑर्डर कौन सा होगा? जिसमें वैल्यू ओवरऑल सम करके नेगेटिव में आ रही होगी, ठीक है। और फ्रैक्शनल वो होगा जिसमें वैल्यू पॉइंट्स में आ रही होगी, जैसे 1.5 या 1/2 लिखते हैं 0.5, ठीक है। ओके जी आयशा बच्चे करें क्वेश्चन। सर इसमें एमसीक्यू आता है तो इसमें मतलब वो क्या पूछते हैं, ऑर्डर पूछते हैं या ये देखें, ये मैंने एमसीक्यू बनाई। रेट इज इक्वल टू दिस व्हेन a इज इक्वल व्हेन a इज इन एक्सेस देन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज, a एक्सेस में है तो किस पे डिपेंड करेगा? जस्ट b पे, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? सूडो फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। और सर जीरो ऑर्डर का एक दफा फिर से बता दें। जीरो ऑर्डर जो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। अगर मैं कहूं कि A और B पे इंडिपेंडेंट है, यहां नीचे स्टेटमेंट लिख दूं व्हेन द concentration of A when the reaction कुछ भी आप बना लें in which concentration of A and B are not depends upon the rate of reaction, then आप इसका कैलकुलेट करें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो A और B दोनों पे डिपेंड नहीं कर रहे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा इसका? जीरो। जैसा कि वो रिएक्शंस जो फोटोकेमिकल रिएक्शन है जैसे ये वाला है, अगर सनलाइट नहीं है तो ये रिएक्शन नहीं हो सकता, चाहे मैं जितने मर्जी कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को आपस में। तो उसमें कोई एक्सटर्नल मतलब एक कोई फैक्टर होता है जैसे सनलाइट है, ठीक है। बिल्कुल थैंक यू जी। बच्चे वेरी नेक्स्ट नवेरा आपका क्वेश्चन हो गया एंड डाउन कर लें प्लीज। बाकी पूछे बेटा क्वेश्चन। सर ये रिएक्शंस याद करने और इनके इंडिविजुअल रेट ये आपने मेमोराइज करने हैं। यस डेफिनेटली आपने मेमोराइज करने हैं। नेक्स्ट सर जिस तरह वाटर एक्सेस में है तो हम इसे रेट एक्सप्रेशन में लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे सूडो फर्स्ट ऑर्डर के लिए? नहीं लिखेंगे ना फिर इसका, जैसे ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ना तो इसमें वाटर नहीं लिखा जाएगा, जस्ट लिखा जाएगा एस्टर। ओके। या फिर इस तरह हो सकता है कि वाटर की कोएफिशिएंट मतलब पावर 0 लिख लें। नहीं लेकिन इसमें वो क्या लिखना एक्सेस में है तो फिर हम इसको लिखेंगे। एक्सेस में बोल दिया उसने तो मैं 0 लिखने की जरूरत क्या है, हम उसको लिखेंगे। जी बाकी करें क्वेश्चन, शाबाश जल्दी करिएगा प्लीज। वेरी नेक्स्ट क्लास है मेरी। सारे कंपाउंड हाइड्रोलिसिस जो है वो सूडो फर्स्ट ऑर्डर होती है। किसके? सर ये एस्टर की हाइड्रोलिसिस की ना, ये जितने भी कंपाउंड्स होंगे उनके हाइड्रोलिसिस जो है वो सूडो फर्स्ट ऑर्डर ही होगी ना? हाँ जी उसमें क्योंकि वाटर इन एक्सेस यूज करते हैं। और सर ये जो मैं एमसीक्यूज मैंने सॉल्व किया था तो ये रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन, तो ये चीज आप आज बताएंगे या कल के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे? रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन। ये देखें अभी मैंने आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन करवाया, कल मैं आपको यूनिट्स का एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगा, फिर हम उसमें एक एमसीक्यू भी करेंगे कि रेट किसके इक्वल होगा, सेकंड ऑर्डर के क्या यूनिट होंगे, फर्स्ट के क्या होंगे, किस पे डिपेंड करते हैं एंड सो ऑन। ये कल इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। सर रेट कांस्टेंट किसी पे टेंपरेचर पे सिर्फ डिपेंड करेगा ना रेट कांस्टेंट? उसमें मैं कल क्वेश्चन करवाऊंगा रेट कांस्टेंट के यूनिट्स और ये तमाम बातें, उसको इंशाल्लाह कल देखेंगे, ठीक है।
सर ये ऑर्डर हमें क्या इंफॉर्मेशन देते हैं, हम फाइंड क्यों कर रहे हैं? ऑर्डर हमें क्या इंफॉर्मेशन देते हैं सर? ऑर्डर हमें ये इंफॉर्मेशन दे रहा है, जैसे देखिए जीरो ऑर्डर क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है कि इस केस में जो रेट है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर क्या बता रहा है कि सिर्फ एक रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा है, सेकंड ऑर्डर मीन 2 पे, थर्ड ऑर्डर मीन थर्ड पे, सूडो फर्स्ट ऑर्डर मीन कि एक एक्सेस में है तो एक पे डिपेंड करेगा। ये चीजें यहां से इंफॉर्मेशन में यहां से मिलती है, ठीक है। अब बेटा बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन इंशाल्लाह कल यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। देन आपके पहले मैं क्वेश्चन लूंगा, उसके बाद हम इसको स्टार्ट करेंगे, तो इंशाल्लाह कल यहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं। टिल देन आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।